हेलो एस्पिरेंट्स। वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। डॉक्टर एस जयशंकर की जो हालिया संपन्न यूएसए विजिट हुई, उसके पार्ट टू की आज हम चर्चा करेंगे। यूएनजी की साइडलाइंस में डॉक्टर एस जयशंकर ने लगभग 100 देशों के राजनयिकों के साथ बायलैटरल्स, ट्राइलैटरल्स या ग्रुप मीटिंग्स की। पार्ट वन में हमने 2 दिनों की जो मीटिंग्स थी उनको कवर किया था। उसके आगे की मीटिंग्स पर आज हम चर्चा करेंगे। डे वन और डे टू में डॉक्टर एस जयशंकर ने इन पर्टिकुलर देशों के साथ बायलैटरल ट्राइलैटरल मीटिंग्स की थी। नेक्स्ट डे डे थ्री को डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की, जिसमें यूक्रेन के साथ मीटिंग्स हुई उनकी। उसके अलावा ऑस्ट्रिया के साथ एक मीटिंग हुई। साथ ही टर्की के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई। उसके बाद फ्रांस के साथ मीटिंग हुई और फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक डिनर होस्ट किया डॉक्टर एस जयशंकर के लिए। साथ ही लीबिया के साथ मीटिंग हुई और एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई अटलांटिक काउंसिल के साथ। ये मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, अटलांटिक काउंसिल के साथ मीटिंग हुई थी। और एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के साथ उनका डिस्कशन हुआ, इंटरेक्टिव डिस्कशन हुआ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स सीपा में, जिस पर हम चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रिया के साथ जो मीटिंग हुई उसमें मोबिलिटी और एजुकेशन पर फोकस किया गया, उन पर कोऑपरेशन की बात की गई। यूक्रेन कन्फ्लिक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेज पर चर्चा हुई। साथ ही लीबिया के साथ जो मीटिंग हुई उसमें जो लीबिया में इवॉल्विंग सिचुएशन है उस पर चर्चा की गई। लीबिया अभी टर्की के साथ मिलकर एक मेडिटेरेनियन सी में अंडर वाटर गैस पाइपलाइन पर काम कर रहा है, जिसको लेके यूरोप और अन्य कई यूरोप के कई देशों के रिजर्वेशन है। यूक्रेन से जो चर्चा हुई उसमें ऑनगोइंग जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन में रशियन इन्वेजन को लेके, उस पर चर्चा हुई, उसके कॉन्सिक्वेंसेज को लेकर चर्चा हुई। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और न्यूक्लियर फैसिलिटीज की सेफ्टी को लेकर चर्चा हुई। साथ ही डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ एक इनफॉर्मल चर्चा हुई, जिसमें न्यू रेजिडेंट जो एम्बेसी बनाई है इंडिया की, उसके बारे में चर्चा हुई। कॉपरेशन बढ़ने को लेकर बात हुई। टर्की के साथ जो चर्चा हुई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि टर्की के साथ जो चर्चा हुई थी उससे 2 घंटे पहले टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्डोगन, उन्होंने यूएनजीए में, यूएन जनरल असेंबली में अपना संबोधन किया था और उसमें उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को दोबारा से उठाया था। और इसी बात के बाद 2 घंटे के बाद ये मीटिंग होनी थी टर्किश फॉरेन मिनिस्टर के साथ। उसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, फूड सिक्योरिटी, G20 प्रोसेस पे चर्चा की, ग्लोबल ऑर्डर पे चर्चा की, नॉन अलाइंड मूवमेंट पे चर्चा की, लेकिन साथ ही चर्चा की साइप्रस पे। साइप्रस टर्की के लिए भी उतना ही संवेदनशील इश्यू है, इसलिए साइप्रस पे चर्चा सिर्फ 2 घंटे बाद जब कश्मीर का इशू उठाया गया टर्किश प्रेसिडेंट के द्वारा, ये काफ़ी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी को दिखाता है। साइप्रस पे डिटेल डिस्कशन अगर आप देखना चाहें तो अनलॉक वर्ल्ड अफेयर सीरीज में थर्ड पार्ट में, जो कि 18 से 24 सितंबर के बीच का है, उसका उसमें इस पे डिटेल डिस्कशन दिया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अटलांटिक काउंसिल के साथ चर्चा हुई। अटलांटिक काउंसिल के साथ जो चर्चा थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अटलांटिक काउंसिल एक अमेरिकन थिंक टैंक है जो कि इंटरनल अफेयर्स के फील्ड में काम करता है, और ये अटलांटिसिज्म को फेवर करता है। जो कि अटलांटिसिज्म होता है एक बिलीफ और सपोर्ट है क्लोज रिलेशनशिप का, किसके बीच में? नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज गवर्नमेंट्स और यूरोपियन गवर्नमेंट्स के बीच में, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिफेंस इश्यूज पर चर्चा की जाती है। और ये सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए काम करता है इन पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए, लिबरल डेमोक्रेसी की बात करता है और यूनाइट करता है उनको। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। अटलांटिक काउंसिल मेंबर है अटलांटिक ट्रीटी एसोसिएशन का। अटलांटिक ट्रीटी एसोसिएशन एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉलिटिकल लीडर्स को, एकेडमिक्स को, मिलिट्री ऑफिशियल्स को, डिप्लोमेट्स को साथ लाता है नाटो को सपोर्ट करने के लिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो अटलांटिक ट्रीटी एसोसिएशन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और नाटो से सेपरेट है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ऐसे समय में जब रशिया का इन्वेजन हुआ यूक्रेन में और ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोप और रशिया के बीच में, ऐसे में अटलांटिक काउंसिल के साथ चर्चा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम था। साथ ही फ्रांस के साथ चर्चा हुई, जिसमें हाई लेवल क्रॉस रीजनल ग्रुपिंग्स के पर बात हुई। साथ ही यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कोई इम्प्लीकेशन होंगे ग्लोबल साउथ के लिए, उस पर चर्चा हुई। G20 को लेके जो चैलेंजेस सामने हैं उन पर चर्चा हुई। और फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक डिनर होस्ट किया डॉक्टर एस जयशंकर के लिए। फ्रांस के साथ चर्चा हुई, ये एक इम्पोर्टेंट इशू इसलिए भी था क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन ने अपने यूएनजीए के संबोधन में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के संबोधन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वाक्य को दोहराया था जिसमें उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ चर्चा में कहा था कि इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर,
इसमें इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज राइट व्हेन ही सेड द टाइम इज नॉट फॉर वॉर। कि नरेंद्र मोदी ठीक सही थे जब उन्होंने कहा था कि ये वॉर का टाइम नहीं है, ये कोई रिवेंज लेने का टाइम नहीं है वेस्ट से, या फिर वेस्ट को ईस्ट के अगेंस्ट अपोज करने का टाइम नहीं है। ये ऐसा टाइम है जिसमें हमें कलेक्टिवली काम करना है सारे देशों को मिलकर, जो हमारे सामने चैलेंजेस है कोविड को लेके, इकोनॉमी को लेके, एनर्जी सिक्योरिटी को लेके। तो ऐसे में ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन था, और ये भारत की बढ़ती हुई महत्ता और इम्पोर्टेंस को दिखाता है वर्ल्ड अफेयर्स में, कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कोट को फ्रेंच प्रेसिडेंट यूएन जनरल असेंबली के एक इम्पोर्टेंट सेशन में कोट करता है। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बात थी। साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर की एक डिस्कशन हुआ डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के साथ सीपा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जिसमें इंडिया और उसके जो रिलेशंस हैं वर्ल्ड के साथ, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे चर्चा हुई। यहाँ पर यूएनएससी मेंबरशिप को लेके जब बात हुई कि यूएनएससी मेंबरशिप के लिए क्या सरकार काम कर रही है या फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री काम कर रही है कि भारत को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिले, इसके जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि आई वाज सीरियस व्हेन आई सेड आई एम वर्किंग ऑन इट। कि जब मैं कहता हूँ कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो आप इसको ये मानिए कि मैं बहुत सीरियसली इस पे काम कर रहा हूँ, और ये इनके एफर्ट्स में दिखाई भी देता है। जिस तरह से ये विजिट हुई है और जिस तरह से इतने सारे देशों को कवर किया है इस विजिट में, 10 दिन की 11 दिन की विजिट में, ये दिखाता है कि कितने सीरियस है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर इस चीज़ को लेके। उनका कहना था कि ये एक हार्ड टास्क है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप ग्लोबल ऑर्डर की डेफिनेशन की बात करो तो केवल वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स, यही डेफिनेशन है अभी ग्लोबल ऑर्डर की। और ये बहुत फंडामेंटल है और ट्रांसफॉर्मेशन है, डीप ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसे हम चाह रहे हैं ट्रांसफॉर्म करना। और उनका कहना था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवर ड्यू है, क्योंकि यूएन जो है खुद 80 साल हो चुके हैं यूएन को। यूएन एक प्रोडक्ट है जो 80 साल पहले डिवाइस हुआ था, और 80 साल में किसी भी ह्यूमन क्रिएटिविटी में लॉन्ग टाइम होता है 80 साल, और ऐसे में इंडिपेंडेंट कंट्रीज काफ़ी गुना बढ़ गए हैं। इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवर ड्यू है और ये होना जरूरी है। डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि कुछ ही सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और मोस्ट पॉपुलस सोसाइटी होगा, सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा और दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। ऐसे में ऐसे देश को ग्लोबल काउंसिल के मेन बॉडी से, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर रखना ना तो इंडिया के लिए ही बेहतर है और ना कि ही विश्व के लिए बेहतर है। और उनका कहना था कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, वो सेंस करते हैं कि वर्ल्ड में इंडिया के लिए सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, क्योंकि उसका कारण है इंडिया के ऊपर ट्रस्ट अन्य देशों का, इंडिया की जो अप्रोच है अन्य देशों के प्रति या विकासशील देशों के प्रति। तो उनका कहना था कि वो इतना कह सकते हैं फाइनली कि बहुत सारे लोग इम्पैथी में, एक्यूरेसी में इंडिया के लिए बोलते हैं, और इंडिया जवाब में उन देशों के साथ एम्पैथी रखता है, उन देशों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देता है और विकासशील देशों की बात करता है। डे थर्ड में डॉक्टर एस जयशंकर ने लीबिया से चर्चा की, टर्की से चर्चा की, यूक्रेन के राजनयिकों से चर्चा की, साथ ही ऑस्ट्रिया के साथ चर्चा की, फ्रांस के साथ चर्चा हुई, और डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ एक इनफॉर्मल टॉक्स हुई। डे फोर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई थी यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, साथ ही ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप जो कि फूड, एनर्जी और फाइनेंस पे था, उस पर उनका संबोधन था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एज ए नॉन परमानेंट मेंबर उन्होंने यूक्रेन को लेकर अपना संबोधन किया, और मेक्सिको के राजनयिकों के साथ चर्चा हुई, साथ ही चर्चा हुई मालडोवा के राजनयिकों के साथ, एस्टोनिया के साथ एक चर्चा हुई, नॉर्वे, पराग्वे और इप्सा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की जो 10th ट्राइलेटरल मीटिंग थी वो कमीशन हुई, उसके साथ उसमें चर्चा हुई। साथ ही चर्चा हुई बोलीविया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। एस्टोनिया के साथ मीटिंग में यूक्रेन पर और जो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी खोली गई है वहां पर, उस पर चर्चा हुई, कोऑपरेशन की बात हुई। नॉर्वे के साथ चर्चा हुई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोऑपरेशन को लेकर, क्योंकि नॉर्वे अभी नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। और नॉर्डिक पार्टनरशिप को लेकर चर्चा हुई, साथ ही अफगानिस्तान, यूक्रेन और क्लाइमेट एक्शन को लेकर डिस्कशन हुआ। बोलीविया के साथ जो डिस्कशन हुआ उसमें डेवलपमेंट पार्टनरशिप को लेके, इकोनॉमिक एंगेजमेंट को बढ़ाने को लेके और ग्लोबल डेवलपमेंट्स पे बात हुई। मैक्सिको अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है, तो इंडिया और मैक्सिको स्ट्रॉन्ग पार्टनर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और बायलैटरल कोऑपरेशन को लेकर चर्चा हुई, यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को लेकर चर्चा हुई। मालडोवा को लेकर जो डिस्कशन हुआ उसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने धन्यवाद दिया ऑपरेशन गंगा के को सपोर्ट करने के लिए मालडोवा को। ऑपरेशन गंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इवैक्यूएशन ऑपरेशन था, जो कि रशियन इन्वेजन के बाद 2022 में रशियन जो इन्वेजन हुआ था यूक्रेन में, उसमें इंडियन सिटीजन को यूक्रेन से बाहर निकालना था, इवैक्यूएट कराना था सेफली। उसके लिए ऑपरेशन गंगा किया गया था। रशियन इन्वेजन होने के बाद
जो इंडियन नेशनल्स थे वो पास के देशों में, यूक्रेन के पास के देशों में, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, माल्डोवा और स्लोवाकिया में चले गए थे। वहां से उनको इवैक्यूएट करना था। उस समय रशिया में लगभग 20,000 इंडियन नेशनल थे और जिनमें 18,000 तो इंडियन स्टूडेंट ही थे। 6 मार्च तक लगभग 16,000 इंडियंस को इवैक्यूएट करवाया गया 76 फ्लाइट्स के द्वारा ऑपरेशन गंगा के तहत। इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया और साथ ही बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की। यूके के साथ जो डिस्कशन हुआ उसमें चर्चा की मेनली रोड मैप 2030 पे। रोड मैप 2030 यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा साइन किया गया था 2021 मई में, जिसमें ये चर्चा की गई थी कि दोनों देश नेक्स्ट नेक्स्ट 10 ईयर्स में किस तरह से अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे, अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को बढ़ाएंगे और साथ ही ट्रेड पार्टनरशिप को किस तरह से इन्हेंस करेंगे, क्योंकि अभी भी फ्री ट्रेड डील पर डिस्कशन चल रहे हैं यूके और इंडिया को बीच में। और इस 2030 रोड मैप में ये था कि डबल करना है वैल्यू ऑफ यूके इंडिया ट्रेड को 2030 तक। और साथ ही जो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी 2005 में, उसके बाद से एक इम्पोर्टेंट डायलॉग था जिसको शुरू करना था। इंडिया और यूके डेडिकेटेड हैं पार्टनरशिप के लिए, दोनों देशों के बेनिफिट के लिए। और ये 2030 का जो विजन था, इसमें ये री एनर्जाइज करना था ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, टेक्नोलॉजिकल कोलेबोरेशन को, ताकि लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सके। साथ ही डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाना था। इंडिया यूके की लीडरशिप को काम करना था क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। इसी दिन डे 4 को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप और ऑन फूड एनर्जी एंड फाइनेंस की, जो कि एक राउंड टेबल कन्वेंट थी। ये कन्वे किया गया था यूएन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटरेस के द्वारा, जिसमें मेनली डिस्कशन था कि फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और फाइनेंस सिक्योरिटी पे जो क्राइसिस है वर्ल्ड में, उस पर कैसे रेस्पॉन्स किया जाए, किस तरह से काम किया जाए और सॉल्यूशन निकाले जाएं, स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि कंट्रीज उन सब क्राइसिस से निकल सकें। इसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन न्यूज है ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव को लेके, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट हो सकती है। ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव शुरू हुआ था ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप की रिकमेंडेशन पे, ताकि यूक्रेन से जो कि ग्रेन्स है, सनफ्लावर ऑयल है, इसको ग्लोबल मार्केट में पहुंचाया जा सके। रशिया के द्वारा जब यूक्रेन का इन्वेजन हुआ तो यूक्रेन के द्वारा एक्सपोर्ट को रोका गया, ग्रेन्स को वो सप्लाई रिजिलेंट करने के लिए, दोबारा से शुरू करने के लिए ये एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव साइन किया। और ये साइन हुआ था 22 जुलाई 2022 को यूक्रेन, रशिया, टर्की और यूएन के बीच में, और ये इस्तांबुल में साइन हुआ था। इसको वीकन ऑफ होप कहा यूएन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने। ये इनिशिएटिव मेनली था सेफ ट्रांसपोर्टेशन हो, ताकि वॉर के समय या इन्वेजन के समय कम से कम ग्रेन एक्सपोर्ट्स पे, फूड स्टफ्स पे कोई रोक नहीं हो। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन था ग्रेन का, फूड स्टफ का यूक्रेन के पोर्ट से। और ये एग्रीमेंट रशिया, यूक्रेन, टर्की, यूएन के बीच में साइन हुआ 2022 22 जुलाई को। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उनकी, वो थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रीफिंग थी यूक्रेन के फाइट अगेंस्ट इम्प्यूनिटी को लेके। इंडिया यूएन का भी नॉन परमानेंट मेंबर है और ऐसे में ये संबोधन काफी इंपॉर्टेंट था, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया का स्टैंड रखा यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को लेके। उनका कहना था कि ये एक बहुत कंसर्न का मैटर है अपने आप में, पूरी इंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, और साथ ही काफी डिस्टर्बिंग है। उसमें भी न्यूक्लियर इश्यू बहुत ज्यादा एंजाइटी वाला इश्यू है। उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ये कन्फ्लिक्ट का जो इम्पैक्ट होता है डिस्टेंट रीजन तक होता है, और साथ ही इसके कंसिक्वेंसेज हमें दिखाई दिए, जिसमें कॉस्ट बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइजर फ्यूल की जो शॉर्टेज आई है, इसको लेके उनका मानना था कि ये पीस और जस्टिस सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल को आगे आना होगा और एक मैसेज देना होगा इस मैटर पे। उनका कहना था कि पॉलिटिक्स कभी भी इस बीच में नहीं आनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी को इवेड करे। और ये सीधा सीधा चाइना को लेके था, जहां चाइना ने अभी हाल ही में वीटो किया था पाकिस्तान टेररिस्ट पे, जिसको यूएन की 1267 कमेटी में डेजिग्नेट करना था। तो उनका कहना था कि ये एक पॉलिटिक्स इस बीच में नहीं आनी चाहिए। और इन्होंने कहा था कि रिग्रेटेबली वी हैव सीन दिस ऑफ लेट इन दिस वेरी चैम्बर व्हेन इट कम्स टू सैंक्शनिंग सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ड्रेडेड टेररिस्ट। ये साफ साफ सीधा संकेत था चाइना को, बिना चाइना का नाम लिए, इनडायरेक्टली सीधा संकेत था चाइना के लिए, जिसमें उनका कहना था कि जब सैंक्शंस की बात आती है, वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट टेररिस्ट है, मोस्ट टेररिस्ट है, उनको सैंक्शन की बात आती है, तो इसी चैम्बर में, इसी काउंसिल में पॉलिटिक्स खेली जाती है पर्टिकुलरली। उनका कहना था कि कुछ लोग ब्रॉड डे लाइट में कमिट करते हैं अटैक्स को और उनको अनपनिश्ड ही बच जाते हैं। ऐसे में इस काउंसिल को रिफ्लेक्ट करना चाहिए अपने आप को कि ये क्या सिग्नल भेज रहे हैं।
इप्सा के साथ मीटिंग हुई जिसमें इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका की ट्राइलेटरल मीटिंग हुई, जो कि 10th मीटिंग थी इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका की, जिसमें इप्सा प्रोसेस को रिव्यू किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया इसकी एक्टिविटीज को, साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए प्रमोशन को अप्रिशिएट किया गया। साथ ही न्यू इनिशिएटिव जिसमें इप्सा में इनॉग्रल मीटिंग हुई इप्सा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, लॉन्च हुआ कोऑपरेशन अमंगस्ट द डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी, इप्सा वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेशनल ट्राइलेटरल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, और साथ ही इनॉग्रल इप्सा सीनियर ऑफिशियल मीटिंग जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन पे होनी है, उसकी चर्चा हुई। इप्सा साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्राजील की अगर लोकेशन देखें तो ब्राजील ये साउथ में यहाँ पर पड़ता है, साउथ अफ्रीका नीचे नीचे, इंडिया इस जगह। तो ये साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इप्सा फंड की बात की गई, इप्सा फंड जो कि इप्सा कोलैबोरेशन का स्पेशल फीचर है, और अपने इंसेप्शन से अब तक लगभग 44 बिलियन डॉलर अलोकेट कर चुका है, जिसमें 39 साउथ साउथ कोऑपरेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अलोकेट किए 35 पार्टनर कंट्रीज को। ये इप्सा की भूमिका को दिखाता है। इसमें मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, साउथ साउथ कोऑपरेशन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म 2030 एजेंडा एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चर्चा की, क्लाइमेट चेंज की बात की, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए डिस्कशन हुआ, और फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, डब्ल्यूटीओ, G20, अन्य कई मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। साथ ही डिस्कशन हुआ अफ्रीकन यूनियन पर, मिडिल ईस्ट की पीस प्रोसेस पर, और यूक्रेन में जो सिचुएशन अभी ऑनगोइंग है उसको लेकर चर्चा हुई। इसमें सपोर्ट किया गया जो अफ्रीकन कंट्रीज की एस्पिरेशन है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उस पर भी चर्चा हुई। साथ ही सपोर्ट किया गया ब्राजील और इंडिया के एंडेवर को, जो परमानेंट सीट्स के लिए ऑक्यूपाई करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में कोशिश में है, उसको भी चर्चा की गई। और जो कि G20 प्रेसिडेंसी है अपकमिंग, इंडिया 2023 के लिए G20 का प्रेसिडेंट है और 2024 के लिए ब्राजील प्रेसिडेंट है, उसके लिए दोनों देशों ने चर्चा की प्रिपरेशन को लेके। और इंडिया अभी इप्सा का चेयर भी है, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका कोलिशन का, और होस्ट करेगा इंडिया 6th इप्सा समिट को, जो कि G20 समिट के साइडलाइंस में होगी नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में G20 समिट इंडोनेशिया में होनी है, इसी साइडलाइन में 6th इप्सा समिट होगी जिसको इंडिया होस्ट करेगा, इस पे भी चर्चा हुई। डे 4 में डॉक्टर एस जयशंकर ने मैक्सिको, ब्राजील, बोलीविया, पराग्वे, साउथ अफ्रीका, यूके, नॉर्वे, एस्टोनिया और मालडोवा के साथ चर्चा की। डे 5 में ऑलमोस्ट तहलका मचाते हुए जयशंकर ने लगभग 15 ट्राइलेटरल, बाइलेटरल और ग्रुप मीटिंग्स की। मैं तो सुपरमैन इंडिया का फैन, ये लगभग सुपरमैन वाली ही क्वालिटी थी कि इतने देशों के साथ मीटिंग करना एक ही दिन में, और ये कंटिन्यूसली केवल एक दिन नहीं हो रहा था, ये डे 1 से लेकर डे 10 तक 10 दिन 11 दिन जो उनकी विजिट रही, उसमें कंप्लीट उन्होंने लगभग दुनिया के हर देश को टच किया अपनी मीटिंग से, बायलेटरल, ट्राइलेटरल और ऑलमोस्ट ग्रुप मीटिंग में। स्पेन के साथ जो मीटिंग हुई डे 5 में उसमें इंडिया ईयू पार्टनरशिप को लेकर चर्चा हुई, साथ ही यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को लेकर चर्चा हुई, इंडो पैसिफिक में जो टेंशंस चल रही हैं चाइना ताइवान को लेकर उस पर चर्चा हुई। ग्रीस के साथ जो मीटिंग हुई इसमें यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, मेडिटेरियन और इंडो पैसिफिक को लेकर चर्चा हुई। ग्रीस के साथ मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीस और टर्की दोनों का ही मैटर है साइप्रस को लेके। साइप्रस पे जो टर्की द्वारा इन्वेजन किया गया था 1975 में, उसके बाद साइप्रस दो हिस्सों में बांट दिया गया था, टर्की साइप्रोट और ग्रीक साइप्रस। तो ग्रीस के साथ भी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुई। साथ ही सेंट विंसेंट के साथ मीटिंग हुई, सेंट विंसेंट एंड ग्रेडियंस के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर राल्फ गोंसाल्वेस की बुक थी ए टाइम टू ऑफ रिस्पेयर, इस पर चर्चा हुई। जर्मनी के साथ यूक्रेन और यूएन रिफॉर्म को लेकर डिस्कशन हुआ, फिनलैंड के साथ डिस्कशन हुआ, और एक फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया की ट्राइलेटरल मीटिंग हुई पहली बार। ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था जिसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की ट्राइलेटरल मीटिंग हुई। ये मीटिंग काफ़ी समय से पाइपलाइन में थी और काफ़ी समय से इसको शुरू किया जा रहा था, लेकिन इंडोनेशिया के अपने रिजर्वेशन थे क्योंकि इंडोनेशिया अपने आप को किसी ग्रुप में नहीं डालना चाहता था। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑलरेडी क्वाड ग्रुप में है और ऐसे में इंडोनेशिया साथ नहीं आना चाह रहा था। उसका कारण था कि इंडोनेशिया ये नहीं चाहता था कि चाइना को ये सिग्नल जाए कि इंडोनेशिया ऑल की भी एक ग्रुपिंग में है, क्योंकि चाइना क्वाड को चाइना के अगेंस्ट देखता है कि क्वाड चाइना के अगेंस्ट काउंटर करने के लिए लाया गया है। ऐसे में अब ये मीटिंग फाइनली संपन्न हुई, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडोनेशियन ट्राइलेटरल, जिसमें मेरीटाइम इश्यू, ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल और क्लीन एनर्जी पर बात की गई। साथ ही आसियान को सेंट्रल में रखा गया कि आसियान सेंट्रलिटी को सेंटर में रखेंगे इंडो पैसिफिक में। साथ ही G20, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ब्लू इकोनॉमी, इंडो पैसिफिक पैसिफिक पे फोकस किया जाएगा।
इंडोनेशिया अभी प्रेसिडेंट है G20 का, और अपकमिंग जो G20 समिट है वो बाली में होना है नवंबर 2022 में, और 2023 में जो G20 समिट होना है वो इंडिया में होना है। ऐसे में ये ट्राइलेटरल मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इंडोनेशिया के साथ हमें ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलेगा G20 मीटिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए। इंडियन अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल के द्वारा मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दी, जिसमें उनका कहना था, जब उनसे पूछा गया कि डेमोक्रेसी के बारे में, इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में आपका ख्याल है, तो उनका कहना था कि जब आप इंडियन पार्लियामेंट को देखते हैं, कैबिनेट को देखते हैं, पीपल इन पॉलिटिक्स देखते हैं और क्रिकेट टीम को देखते हैं इवन, तो आप खुद से पूछिए और कंपेयर कीजिए 20 साल पहले ये सब कहाँ थे, किस सिचुएशन में थे, लगभग 10 साल पहले और 30 साल पहले। ये कितना नैरो था, अब कितना ब्रॉड हो गया है। इंडियन पार्लियामेंट में कितने डाइवर्स लोग, कितने डाइवर्स जेंडर, जेंडर वाइज और एरिया वाइज कितना डाइवर्सिटी बढ़ गई है, इवन इन क्रिकेट टीम। उनका कहना था कि अगर आप मेरे से पूछें दो मोस्ट इंक्लूसिव एग्जांपल्स क्या होंगे कि डेमोक्रेसी डीपन हुई है इंडिया में, तो उनका कहना था कि एक है इंडियन पॉलिटिक्स और दूसरा है इंडियन क्रिकेट टीम, जिसमें देख के आपको लग जाएगा कि डेमोक्रेसी कितनी डीपन हुई है इंडिया में। जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि वो कई डिबेट देखते हैं दुनिया में कि डेमोक्रेसी कैसी चल रही है दुनिया में, और कई अलग अलग लोगों के अलग अलग आर्ग्यूमेंट रहते हैं, वो अलग अलग लेवल देते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। उनका कहना था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप देखो कि इंडिया में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो कि वोट देने जाते हैं, तो ये कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है, और सब उसमें भी जो राइज हो रहा है वो हो रहा है नंबर ऑफ वुमेन जो वोट करने जाती हैं, ये ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में ये अपने आप में डेमोक्रेसी की ताकत को दिखाता है, लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है। और उनका कहना था कि आप हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसकी इंटीग्रिटी देखो, कि इस कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, कंटिन्यूअसली होते हैं, इलेक्शन को रेस्पेक्ट किया जाता है, लोग जीतते हैं, लोग हारते हैं, लेकिन कोई भी प्रोसेस को चैलेंज नहीं करता है। ना कोई अपोजिशन पार्टी, ना कोई सत्ता पक्ष, कोई भी इसको चैलेंज नहीं करता, ना लोग चैलेंज करते हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, भारत के लोकतंत्र की ताकत है अपने आप में। उनका कहना था कि हमें प्राउड होने के लिए हमारे पास बिल्कुल ग्रेट डील है, और ये रिजल्ट हो सकता है किसी को सूट करे, किसी को नहीं करे, सबके अपने पॉलिटिकल एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, लोग उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप दुनिया में देखो और उसके बाद इंडियन सोसाइटी को देखो, तो आप ऑप्टिमिस्टिक हो ही जाओगे इंडियन पॉलिटिक्स को लेके। जब उनसे पूछा गया है, सो आर यू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, तो उन्होंने कहा था कि सोसाइटी कहाँ जा रही है, तो उनका कहना था कि इंडियंस आर ऑप्टिमिस्टिक। मेरे ऑप्टिमिस्टिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियंस आर ऑप्टिमिस्टिक, और फ्रैंकली हैव ए वेरी गुड रीजन टू ऑप्टिमिस्टिक, कि बहुत अच्छा रीजन भी है ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए। G4 कंट्रीज के साथ जो मीटिंग हुई, ब्राजील G4 ग्रुप, जिसमें ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, 4 देश आते हैं। G4 के साथ जो मीटिंग हुई, इसमें एक्सचेंज किए गए व्यू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म को लेके, उसके एक्सपेंशन को लेके, नॉन परमानेंट और परमानेंट दोनों कैटेगरीज में। साथ ही इसको लेजिटिमाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया कॉमन अफ्रीकन पोजीशन को, जिसमें अफ्रीका की नीड्स की बात की गई, जिसमें अफ्रीकन कंट्री कॉन्टिनेंट से कोई भी, कुछ देश परमानेंट और नॉन परमानेंट कैटेगरीज में मेंबर्स होने चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड किया जाए, जो कि इंशाइंड था एजुल विनी कॉन्सेस कंसेंसस में और सिरते डिक्लेरेशन में। साथ ही 2005 वर्ल्ड समिट आउटकम डॉक्यूमेंट की बात की गई, जहां पे सारे हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये कॉल किया था कि वो रिफॉर्म करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल को, और ये एसेंशियल एलिमेंट था ओवरऑल एफर्ट के लिए, जो कि रिफॉर्म करना था यूएन में। G4 मिनिस्टर्स ने अपना सपोर्ट दिया एक दूसरे को, अपने एक दूसरे के कैंडिडेचर पे, क्योंकि G4 ग्रुप एक दूसरे को, कैंडिडेचर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में सपोर्ट करता है। और इनका कहना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म होना चाहिए, और रिफॉर्म होकर एक्सपेंड करना चाहिए। इसमें प्रॉपर प्रतिनिधित्व होना चाहिए सभी कॉन्टिनेंट्स का, सभी लगभग लगभग सब बड़े देशों का। केवल P5 5 देशों की बपोती नहीं हो जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो साथ ही उन्होंने यूएन की 75 एनिवर्सरी डिक्लेरेशन ऑफ यूएन को रिकॉल किया, जहां सारे मेंबर्स ने कमिट किया था कि वो रिफॉर्म करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल को, डिस्कशन करेंगे। इंडिया ने एम्फेसाइज किया इसके कंसर्न को, 32 कंट्रीज के हाईलाइट किया अर्जेंसी को कि रिफॉर्म किया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। और वी रिफर्म दैट अडॉप्टिंग द यूएन टू कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड रियलिटीज नेसेसरी रिक्वायर्स अर्जेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स, कि जितनी दुनिया में इस टाइम जो रियलिटीज चल रही हैं, जिस तरह से क्लेशेज हो रहे हैं, या दुनिया में जो इस टाइम वर्ल्ड अफेयर्स चल रहा है, उसमें ये बहुत जरूरी है और बहुत अर्जेंट है कि रिफॉर्म किया जाए सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कि प्रिंसिपल ऑर्गन है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए। ब्रिक्स के साथ चर्चा हुई। ब्रिक्स में 5 देश, ब्राजील,
रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन था क्योंकि ये एकमात्र फोरम था जहां पर चाइना के साथ डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ अलग से बायलैटरल मीटिंग नहीं की इस पूरे दौरे में डॉक्टर एस जयशंकर ने। ऐसे में ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन था जिसमें ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया की डिस्कशन होना था। और 5 में से 4 देश अभी इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है एज ए परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर। इसमें मेजर ग्लोबल और रीजनल इश्यूज पे यूएन एजेंडा के तहत पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही कमिट किया गया मल्टीलेटरल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए यूएन और इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स को। साथ ही डेवलपिंग और जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए डेमोक्रेटिकली इसमें चर्चा की गई। और इसमें मिनिस्टर्स ने अप्रिशिएट किया इंडिया और ब्राजील के रोल को एज ए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो कि 2021 से 22 और 22 से 23 के लिए थे। साथ ही जो ब्रिक्स कंट्रीज में से 4 देश इस टाइम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए नॉन परमानेंट और परमानेंट मेंबर्स हैं। तो उसमें चर्चा की गई कि हमारे डायलॉग्स को और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट जो कि कन्वे किया गया था यूएन सिक्योरिटी जनरल के द्वारा 16 से 19 सितंबर 2020 के लिए, इसको वेलकम किया गया। साथ ही ब्रिक्स कंट्रीज ने कमिट किया कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे यूएन एजुकेशन 2030 एजेंडा को। फर्स्ट ब्रिक्स एंटी करप्शन मिनिस्टर मीटिंग जो कि जुलाई 2022 में हुई थी, उसको वेलकम किया गया। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने एक्सटेंड किया अपना सपोर्ट को साउथ अफ्रीका को, कि साउथ अफ्रीका को सपोर्ट को एक्सटेंड किया कि जिसके पास ब्रिक्स चेयरमैनशिप है 2023 की। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का चेयरमैन है 2023 के लिए, उसके लिए साउथ अफ्रीका को सपोर्ट दिया गया। और वहां पर 15th ब्रिक्स समिट होने आए। 14th समिट चाइना में हुआ था वर्चुअली, जिसको चाइना होस्ट था, और ये वर्चुअली हुआ था। डे 5 में क्वाड मीटिंग हुई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। क्वाड का जो विजन है कि वो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को अपहेल्ड करने की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की बात करते हैं, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करने की बात करते हैं। और अपोज करते हैं किसी भी यूनिलेटरल एक्शन को जो कि स्टेटस को चेंज करेगा या टेंशन बढ़ाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में। और साथ ही आशियन यूनिटी और सेंट्रलिटी को सपोर्ट करने की बात करते हैं। इसमें फोकस किया गया, इसमें इंपॉर्टेंट फोकस था साइबर कैपेबिलिटीज को लेकर, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इंडो पैसिफिक कंट्रीज में सिक्योरिटी के लिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि ट्रांसनेशनल नेचर जो है रैंसमवेयर का, ये अफेक्ट कर सकता है किसी भी नेशनल सिक्योरिटी, किसी देश की फाइनेंशियल सेक्टर को और बिजनेस एंटरप्राइजेज को, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और इवन पर्सनल डाटा के प्रोटेक्शन को। ऐसे में जो प्रोग्रेस की गई है 36 कंट्री के सपोर्ट से, यूएस के द्वारा जो काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव है जो यूएस लेड है, इसके लिए उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। साथ ही रेगुलर प्रैक्टिकल ओरिएंटल जो कंसल्टेशंस हो रही हैं साइबर क्राइम को लेके इंडो पैसिफिक रीजन में, उस पर डिस्कशन किया। इसी में एक ऑपरेशन गाइडलाइन साइन की गई जिसमें क्वाड पार्टनरशिप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में उसको साइन किया गया, जिसमें अनाउंस किया गया कि क्वाड लीडर्स, ये पार्टनरशिप अनाउंस की गई थी क्वाड लीडर्स के द्वारा टोक्यो में 24 मई 2022 को। और ये ह्यूमैनिटेरियन एक्शन किया जाएगा सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करते हुए, साथ ही किसी भी देश की नेशनल यूनिटी को खतरा किए बिना। और इसमें गाइडलाइंस में कॉल किया गया जीरो टॉलरेंस फॉर इनएक्शन ऑन टैकलिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, एब्यूज एंड हरासमेंट पे किसी भी तरह का टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। इंडिया के लिए क्वाड मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, क्वाड को इंडिया होस्ट करेगा, क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग को 2023 में, और साथ ही क्वाड समिट होने वाला है 2024 में, इसको भी इंडिया होस्ट करेगा। डे 5 में एक और मीटिंग हुई L69 ग्रुप के साथ। L69 ग्रुप के साथ मीटिंग हुई, वो हुई री इन्वोगरेटिंग मल्टीलेटरलिज्म और अचीविंग कॉम्प्रहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये 15th एनिवर्सरी थी इस L69 ग्रुप की। और सारी कंट्रियां इसमें जो भी हैं वो एक उनकी कॉमन डिजायर है ताकि रिफॉर्म लिया जाए सिक्योरिटी काउंसिल में और मल्टीलेटरलिज्म को स्ट्रेंथन किया जाए। इसको अभी प्रेजेंटली चेयर कर रहे हैं सेंट विंसेंट और ग्रेनेडियंस देश के द्वारा। और इसमें एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया कॉल टू एक्शन, जिसमें कहा गया कि 77 सेशन में न्यू लाइफ इंस्टिल की जाएगी 77 सेशन में जनरल असेंबली के, और सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की चर्चा को बढ़ाया जाएगा।
L69 ग्रुप की अगर हम चर्चा करें तो ये डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, जो कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया और पैसिफिक कंट्रीज हैं। डेवलपिंग कंट्रीज उनका ग्रुप है और ये एक मेजर ब्लॉक बनाते हैं। इनकी कॉमन कोज है कि अचीविंग द लास्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इस ग्रुप में अभी 42 कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर्स हैं। डे 5 में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, ग्रीस, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरबिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर यूएस क्वाड के तहत सेंट विंसेंट और ब्राजील के से डिस्कशन हुआ। डे 1 और डे 2 में हमने देखा था कि कितने देशों से डॉक्टर एस जयशंकर ने डिस्कशन किया था, लेकिन डे 3, डे 4, डे 5 में 3 दिन में उन्होंने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए तहलका मचा दिया और लगभग यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, सेंट विंसेंट, डोमिनिकन रिपब्लिक, इधर ब्राजील, बोलीविया, पराग्वे, यूके, नॉर्वे, फिनलैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, यूक्रेन, माल्डोवा, एस्टोनिया, ग्रीस, इधर लीबिया, साउथ अफ्रीका, साथ ही एशिया में सऊदी अरबिया, चाइना, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ चर्चा की। ये इंडिया की जो फॉरेन अफेयर्स डिप्लोमेसी है, इसकी प्रोएक्टिवनेस को दिखाता है कि कितने प्रोएक्टिवली इंडियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर सुपरमैन डॉक्टर एस जयशंकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फाइनल वीडियो होगा, कंक्लूडिंग पार्ट होगा, जिसमें हम फाइनल चर्चा करेंगे यूएन जनरल असेंबली में उनके संबोधन की और अन्य मीटिंग्स की जो उन्होंने बाकी में यूएस में की, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ की, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ की, इस तरह की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करें अनलॉक जीएस एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद।